हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम इंटीग्रल कैलकुलस देखेंगे। अब देखो इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है। ये आपका अपोजिट प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल लीजिए, y इक्वल टू एक्स क्यूब था। ठीक है, तो अगर इसका कोई आपको डिफरेंशिएशन पूछे तो क्या होगा, तो आप क्या करते हो, dy डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आ जाएगा आपका 3x²। ठीक है, आप इनको ऐसे भी तो लिख सकते हो, dy इक्वल टू 3x² इंटू dx। अब ये चीज़ क्या हुआ, आपका डिफरेंशिएशन का काम यहाँ से हो गया। अब डिफरेंशिएशन का काम हो जाने के बाद अब कैसे ये इन्वर्स है, ठीक ना। अगर मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूँ, ठीक है, dy इक्वल टू 3x² इंटू dx, तो इनको मैं इंटीग्रेट करूँ ना तो मुझे क्या मिल जाए, x³ मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ से dy को जब करते हो तो ये आपका y देता है इक्वल टू, और जब आप यहाँ करते हो 3 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन से बाहर कर दोगे। अभी मैं रूल्स बताऊंगा सारे। ठीक है, 3 और क्या, फिर क्या बच गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। जब इनको करोगे तो इनका क्या होता है, एक फार्मूला होता है, अभी वो फार्मूला पर चलेंगे। तो क्या होता है, यहाँ पे 2 के पावर 1 कर देते हैं और यहाँ पर 2 + 1 कर देते हैं। तो ये जो आपका हुआ 3x³ डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 और 3 कट के आपको क्या मिला, x³ मिला। ये यहाँ से अभी यहाँ पर कैसे किए हैं, अभी थोड़ा आपको वेट करना होगा, जब आपको फार्मूला प्रोवाइड करेंगे तो आप इजीली कर पाते हो। और इसके साथ ना प्लस एक c लिख देते हैं, जो कि c क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। अब c है क्या, क्यों हमने यहाँ पर c लिख दिया, डिफरेंशिएशन में तो ऐसा कुछ प्रोसीजर तो था नहीं लिखने का। अगर मैं आपसे पूछूँ y इक्वल टू 3x³ + 3, x³ + 3 दे दूँ, या मैं y इक्वल टू x³ प्लस यहाँ पे 84 दे दूँ, ठीक है, इस तरह का कुछ कांस्टेंट वैल्यू ले लूँ, तो उनके लिए भी इनको मैं बोलूँ कि इनका भी डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इनका भी डिफ्रेंशिएशन आपका क्या आएगा, 3x² आएगा, क्योंकि ये वाला जो कांस्टेंट टर्म है आपका, इनका डिफ्रेंशिएशन 0 दे देगा। अब तो आपको पता नहीं है, ठीक है ना, कि यहाँ पर इंटीग्रेशन तो हमने किया। अगर हमें इससे पूछा जाए कि चलिए भाई बताइए कि क्या टर्म था आपका डिफरेंशिएशन में, ठीक ना, x³ का, तो आपसे एक चीज़ मिसिंग हो जाएगा ना, यहाँ पे मिस क्या कर दोगे आप, जो इनके साथ कांस्टेंट वैल्यू जो यहाँ पे नहीं था तो हम बच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 3 और 84 वो हमें पता नहीं है ना, तो वो कांस्टेंट टर्म जो होता है उनको हम c से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है कि इंटीग्रेशन आपका 2 टाइप का होता है। इंटीग्रेशन का अब 2 टाइप देखोगे, एक आप इनडिफिनिट देखोगे और एक डिफिनिट देखोगे। और ये वाला जो है ये इनडिफिनिट, आपको कुछ पता नहीं है तो हम सी लगा देते हैं। जो डिफिनिट वाला होगा ना, आपको वहाँ पे सी लिखने का जरूरत नहीं है, आपको एक्यूरेट वैल्यू वहाँ पे पता चलेगा। तो अभी के पोर्शन में हम इनडिफिनिट इंटीग्रल देख रहे हैं। ठीक है, तो इनडिफिनिट इंटीग्रल में आपको ये पता चला कि कैसे होता है, ये अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है आपका इंटीग्रेशन। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। अगर एक एग्जांपल ले, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x - 1/x dx, ठीक ना, आपको इनका इंटीग्रेशन पूछा है कि बताइए क्या होगा। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ, आई यहाँ पे सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, और ये आपका जो सिंबल हुआ इंटीग्रेशन का, ठीक ना, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ रहता है, और इनके साथ आपको dx dy जिनके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना होता है वो लिखना होता है। तो आपका ये है, इनको कैसे इंटीग्रेशन करना है। अभी भी आप देखिए, आपको पता नहीं है कि कैसे करते हैं, आगे इनका जब फार्मूला आएगा, अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। अब देखो ये आपका टर्म क्या है, ठीक है, x - 1/x इंटू dx जो है, ये चीज़ें है क्या, ये चीज़ आपका क्या है। अगर मैं बोलूँ y = fx है,
तो हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स किया, तो वो मुझे क्या मिला, एफ डैश ऑफ एक्स मिला। तो फिर मैंने क्या किया, डी वाई इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कर दिया। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आफ्टर इंटीग्रेशन वाला चीज़ है, ठीक है। तो अब बताइए x आपको कब मिलता है, ठीक है, जब x आपको कब मिलता है, जब वो हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, जब आप इनको इंटीग्रेट करते हो, सॉरी डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक है ना, ये टर्म है ना एक्स स्क्वायर बाई 2, इनको अगर आप y इक्वल टू मैंने ये दे दिया, मैंने बोला चलो भाई इनको आप डिफ्रेंशिएट करो, तो डी वाई बाई डी एक्स आप करोगे तो क्या बोलोगे, हाफ तो कांस्टेंट है, इनका 2x पावर 1 आएगा और ये हाफ हाफ कट गया तो आपको x मिला। तो यहाँ पर क्या आपने क्या अभी गैस करके हम कर रहे हैं, आगे हमें गैस करने का जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर बाय 2 का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या होता है, x होता है। तो x यहाँ पे आपको दिया गया, इसका मतलब क्या आना चाहिए इंटीग्रेशन में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 2 आना चाहिए। अब 1 बाय एक्स कब आता है, जब आपको ln x है, ln ऑफ x होता है, जब इनको आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है डी अपॉन डी एक्स, तो आपको क्या बताया था 1 बाय एक्स बताया था, तो ये आपका माइनस ln ऑफ x होता है, ठीक है, प्लस साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि हम इनडिफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि क्या कांस्टेंट था, हो सकता था इनके साथ कुछ कांस्टेंट हो तो भी आपका यही आता, ठीक है, यहाँ नहीं है तो अलग बात है। तो हम यहाँ पर क्या कर देते, एक कांस्टेंट लास्ट में लिख देते, तो आपका इंटीग्रेशन से ये होता है। आपने अभी क्या क्या एज्यूम कर लिया कि आपका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये आया, तो मतलब पहले था क्या, तो वो एक्स स्क्वायर बाई 2 था। 1 बाई एक्स है तो ये कहाँ से आता है, तो ये ln x से आता है, तो ये ln x है। तो इस टाइप से हमने किया, लेकिन हम इनका अभी फार्मूला आपको सारा चीज़ करवा बताएंगे, आपको एक एक फार्मूला कि हम कैसे करते, एक एक रूल्स बताएंगे ताकि आप आसानी से कर पाओ। एक चीज़ और समझो कि आपका जैसे डिफ्रेंशिएशन होता है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोई बड़ा चीज़ है, ठीक ना, उनको क्या करता है, डिफ्रेंशिएट कर देता है, छोटा छोटा में उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया, छोटा छोटा पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर। इंटीग्रेशन क्या करता है, अब इन छोटे छोटे पार्ट को ना वो ऐड करते रहता है, आपस में सबको ऐड करके एक बना देता है, ठीक ना। तो एक आपका कुछ L लेंथ का था, रड था, जिनको डिफ्रेंशिएशन ने क्या किया, छोटा छोटा नाम से क्लियर है, डिफ्रेंशिएट कर दिया, मतलब छोटा छोटा कर दिया। और इंटीग्रेशन मतलब क्या, इंटीग्रेट कर दिया, मतलब एक एक पोर्शन को जोड़ते गया। तो इंटीग्रेशन का क्या काम होता है, छोटे छोटे आप चीज़ों को जोड़ना इंटीग्रेशन का। और डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, बड़े बड़े चीज़ को तोड़ना आपस में। तो अब देखिए बेसिक्स फार्मूला क्या क्या यूज होता है इंटीग्रेशन के अंदर, जितना कि आपको फिजिक्स में नीड होगा सारा फार्मूला आपको एक साथ करवा दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपका c कांस्टेंट है, ठीक ना, यहाँ पे जो c कांस्टेंट है, तो इनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो आपका कांस्टेंट टर्म क्या होता है, बाहर हो जाता है dx। अब ठीक ना, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब देखो dx मतलब यहाँ पे क्या हुआ, c तो बाहर हो गया, 1 इंटू dx। 1 आपका वैल्यू कब आता है, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन में सोचो कि आप 1 आपका वैल्यू कब आता है, जब आपका क्या होगा, x होगा, ठीक है। y इक्वल टू आपका जब x होता है तो dy बाई डी एक्स करते हो तो ये 1 आता है, मतलब यहाँ 1 dx है, साथ में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो उस जगह पे dx का इंटीग्रेशन क्या रखोगे, c इंटू एक्स, ठीक है, याद रखना आपको। प्लस साथ में क्या करते हैं, एक ये कांस्टेंट देते हैं, ये c कोई कांस्टेंट वैल्यू था और ये c आपको क्या बताता है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है कि ये हुआ हो, y इजिकल टू एक्स प्लस 2 हुआ हो, तो इस टर्म में भी तो आपका 1 ही आएगा, x रहता तो भी 1 ही आता, x प्लस 2 ना हो के x प्लस 20 होता तो भी यही आता, इसीलिए हम एक साथ में c दे देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू इंटू डी एक्स, मतलब एडिशन में भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, कोई एक ऐड हो रहा है कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस टाइप का भी हो सकता है। तो आप इनको कैसे कर सकते हो, पहले तो इनको आप ओपन कर सकते हो ब्रैकेट इस टाइप से, यहाँ पे ओपन कर दो ब्रैकेट, तो आप क्या हो जाएगा, u dx लिख सकते हो प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ w dx, ठीक है। तो आप ऐसे भी इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो, फिर उनके बाद यहाँ पर u v w जो भी आपका फंक्शन होता है उनके अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेट कर लेते हैं,
अब यहाँ पर देखो x के पावर n है, तो आप कैसे करोगे? तो इनका आपको करने का तरीका होता है, x के पावर n है ना, इसमें पावर एक घटा दो। डिफ्रेंशिएशन में एक क्या हो रहा था, घट रहा था, यहाँ पे एक ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा था ना डिफ्रेंशिएशन में। और फिर जो ऊपर में लिखा हुआ वही आप नीचे में लिख दो, n+1, ठीक है, प्लस एक c दे दो। और n ये वाला जो n है आपका, ये आपका क्या होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड कि आपका n का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो n का वैल्यू माइनस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो सेम ही है, एक c यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, x के पावर n dx कर देंगे। फिर इनका आपको पता है तो क्या हो जाएगा, c इंटू एक्स के पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है, प्लस c, ठीक ना। इनके साथ c का क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अब यहाँ पे x के पावर -1 dx का क्या होगा आपका इंटीग्रेशन, इनको आप 1/x भी ले सकते हो, और 1/x कहाँ से आता है, तो ln ऑफ x प्लस c, e के पावर x ds है। जैसे डिफ्रेंशिएशन में भी ये चेंज नहीं होता था, सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी आपका चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या है, e के पावर ax प्लस b है, तो सबसे पहले जब हम एक्सपोनेंशियल करेंगे उसमें कोई चेंज नहीं आता, e के पावर ax प्लस b, इसमें चेंज नहीं होता। अब फिर क्या होता है, जो पावर में होता है ना नीचे, उनका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं dx, तो e के पावर x प्लस जो पावर वाला टर्म है, तो पावर वाला टर्म क्या है, ax प्लस b है, ठीक है, प्लस c। इनका आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, जो भी पावर में। जैसे यहाँ e के पावर x है ना, हमने इनका भी किया, डिवाइडेड बाय, अगर x का डिफ्रेंशिएशन करो वो 1 आता है, ठीक है। तो जब आपका डायरेक्ट ही नंबर लिखा हो x हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, यहाँ पे 2 हो जाता तो फिर हम सोचते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है आपका, e के पावर ax प्लस b का आपको इंटीग्रेशन करना था, तो मैंने बताया जो पावर में होता है उनका डिफ्रेंशिएशन होता है नीचे, तो ये आपका क्या बन के आ गया, e के पावर ax प्लस b, और यहाँ पे b तो आपका कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है ना डिफ्रेंशिएशन, तो सिर्फ a आएगा, ठीक है। हो सकता था एक एग्जाम्पल लीजिए कि आपका अगर e के पावर 2x हो, ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना हो, ठीक है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो e के पावर 2x का e के पावर 2x ही लिखना है, जो पावर है उनका डिफ्रेंशिएशन dx ऑफ पावर 2x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, e के पावर 2x डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर हुआ क्या कि जो आप ये फॉर्म देखो, यहाँ पर आपका b = 0 हुआ, b टर्म तो कुछ है नहीं, और a = क्या हुआ आपका 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय a बोल दिया था ना, तो a क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो आप क्या करना कि जो पावर होता है उनका भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है, इस टाइप से याद रखना। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेते हैं, अगर आपको पता हो कि नहीं जो पावर में होता है उनका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं नीचे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, sin x dx, ठीक है। तो sin x का क्या होता है, माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस cos x प्लस c, ठीक है, माइनस साइन ax, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस क्या हो गया आपका cos x, और ब्रैकेट में फिर क्या है आपका साइन के साथ ax है ना, तो उनका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका a होता है, a प्लस c, फिर cos x है, cos x का sin x प्लस c, cos ax sin x डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, जो इनके साथ कांस्टेंट टर्म है, प्लस c। सेक स्क्वायर x का क्या होता है आपका 10x, और कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है आपका माइनस कोट x प्लस c, ठीक है। बाकी आपका 10x का क्या होता है, कोट x का क्या होता है, उनका थोड़ा हम अलग मेथड से यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, ax प्लस b की पावर n है, किसी भी चीज़ का पावर n हो जाए, ठीक ना, होल, तो इनको कैसे करते हैं, ax प्लस b का पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1,
फिर उसके बाद क्या करते हो, जो आपका ब्रैकेट में है, ठीक ना, इनका आप डिफ्रेंशिएशन करते हो, तो जो x है ना, ये x जो वेरिएबल है, इनके साथ a लगा हुआ है ना, तो वो a क्या होता है, नीचे मल्टीप्लिकेशन के साथ होता है। प्लस c बोल दो, कांस्टेंट इनडिफिनिट है अपना। अब इनको देखो, तो ये इनका होता है ln ax प्लस b प्लस c, ठीक है। अगर यही आपका ऐसे होता, इसको हम 21 बोल देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ax प्लस b dx, इनका पूछता, तो अब क्या है कि यहाँ x के साथ a होना चाहिए, तभी हम इनको जाकर ln ax प्लस b लिख पाएंगे। तो आपको फिर क्या करना होगा, आप लिख दो इनको ln ax प्लस b, फिर आपको डिवाइडेड बाय एक a करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब तक आपका a और a नहीं होगा तब तक आप कर नहीं सकते हो। यहाँ पे हमने ऊपर और नीचे a मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हम बोल सकते हैं कि इनका क्या हो जाएगा, आपका ln ax प्लस b, ठीक है, इन ये सब मिलकर यहाँ से, और उनके बाद डिवाइडेड बाय नीचे a प्लस c। ये दोनों आपका सेम ही लिखा चला गया, तो इनका भी सेम ही हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या है आपका e के पावर ax प्लस b dx, तो इनको कैसे लिखोगे, e के पावर ax प्लस b और नीचे में a प्लस c, और यहाँ पे क्या है आपका सेक स्क्वायर ax प्लस b है ना, तो सेक स्क्वायर के में क्या आता है आपका, माइनस कोट आ जाता है, माइनस कोट ax प्लस b डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या है, सेक है ना, तो सेक के साथ कोट नहीं, आपका टेन आता है, ठीक ना, टेन ax प्लस b डिवाइडेड बाई a, और यहाँ पर आपका क्या है, सेक है ना, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस, और सेक के साथ माइनस नहीं होता है, प्लस होता है। अब जब कोसेक है तब आपका क्या होता है, माइनस टेन, सॉरी कोट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस कोट ax प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस c, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हर एक जगह लिख दो, क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रल है, तो ये सारे फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, इनको याद रखना है, ताकि आप इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सही से कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखो, आप याद करने का तरीका है, जब यहाँ आप कोस है ना, सी से जब आपका यहाँ पर कोसेक है, ठीक है, सी से स्टार्ट कर रहे हो, तो उस केस में जो रिजल्ट आता है उसके साथ हम माइनस लगा देते हैं। जैसे आप साइन का क्या करते हो, साइन का करते हो ना इंटीग्रेशन, तो वो आपको क्या आता है, कॉस आता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन dx, तो यहाँ पे जैसे c वाला टर्म आया ना, तो आप माइनस लगाते हो, तो यहाँ पे कॉस का यहाँ पे कॉट आया ना, c वाला टर्म आया तो हम माइनस लगा देंगे, यहाँ पे टेन है तो हम यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे। ये कोसेक है, ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से सारा ये लिस्ट ना फार्मूला आप याद रखो। अभी हम इनके ऊपर बेस्ड कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन से, वो हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, आपको क्या दे दिया, इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब का। तो आप क्या करो ना, जैसे ही आपको इंटीग्रेशन करना हो तो इसके साथ dx मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है। अब आपको x के पावर n वाला फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, x के पावर जो n था तो उनका क्या फार्मूला था, एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का पावर 3 प्लस वन डिवाइडेड बाय 3 प्लस वन प्लस सी कॉन्स्टेंट। तो ये x के पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी, ये आपका a पार्ट हो गया। अब पार्ट हम b देखते हैं। b में आपका क्या है, इंटीग्रेट करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, इसमें dx मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो आप क्या करते हो, समेसन है ना, सबको ऐड किया गया है, तो ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। तो इनको करोगे तो क्या करोगे, इनका पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो ये x के पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, और ये 1 है, ठीक है। तो 1 का क्या होता है आपका x होता है ना, तो x
x हो गया प्लस सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। सी में क्या है आपका, इंटीग्रेट करना है x माइनस 1/x, इनको dx के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो। तो इनको ब्रैकेट ओपन कर लो तो x dx माइनस 1/x dx आएगा। तो x dx का क्या हो जाएगा आपका, x² 2 माइनस 1/x का क्या होता है ln ऑफ x प्लस सी। तो इसका आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन ई, क्वेश्चन डी, आप लोग डी ट्राई कीजिए, डी और ई। अब क्वेश्चन डी देखिए क्या है, e के पावर 2x, इंटीग्रेशन लगा दो, ठीक है, e के पावर 2x प्लस 1/x² dx है। इनको आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन e के पावर 2x dx प्लस 1/x²। 1/x² को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x के पावर -2 dx। अब इसको कैसे करोगे, e के पावर 2x और जो x के साथ है आपका नीचे 2 प्लस, अब यहाँ पे क्या करोगे, x के पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 नीचे लिख देते हो प्लस c। तो ये आपका क्या हो गया, e के पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x के पावर क्या हो गया -1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो गया आपका -1। तो इसको ऐसे लिख लो, e के पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/x, ठीक है। और साथ में आपका क्या है यहाँ पर c ऐड कर दो। नेक्स्ट है आपका e में क्या है आपका 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 3 है, ठीक है। तो इनका क्या होता है, ln के फॉर्म में होता है ना, इसको क्या बोलते हो ln, लेकिन ऊपर में x के साथ 2 है ना, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो इनका क्या हो जाएगा, तब आपका ये मिलकर क्या हो जाएगा ln 2x/3 और डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, ठीक है। और f में क्या है आपका, चलो f को पहले आप इनको नोट डाउन करो, उनके बाद f और g एक साथ करते हैं। cos 4x प्लस 3 है ना, इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इनका क्या होता है, cos का क्या होता है आपका sin 4x प्लस 3, फिर नीचे क्या है आपके साथ x के साथ 4 है ना, तो नीचे आपका 4 आ जाएगा प्लस c। g क्या है आपको इंटीग्रेट करना है cos स्क्वायर x को। अब क्या है कि आप स्क्वायर टाइप में ऐसा नहीं करना कि इनके +1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 कर देना। आप इनको क्या करो कि 1 प्लस इनको ऐसे cos 2x/2 भी लिख सकते हो, ये फार्मूला भी आपको पता होगा cos स्क्वायर x का, ठीक है। फिर आगे देखो, इनको ऐसे ब्रैकेट ओपन कर लो, 1/2 dx प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx, इनको इंटीग्रेट कर लो तो ये आपको ज़्यादा सिंपल होगा। तो 1/2 dx है ना, तो हाफ तो आपका कांस्टेंट है, वो आप चाहो तो बाहर पहले ही कर लो, यहाँ से आप हाफ बाहर कर लो और यहाँ से 1/2 बाहर कर लो। तो यहाँ पर क्या है, 1 इंटू dx से क्या होता है आपका हाफ ऑफ x होता है, और यहाँ पर क्या है आपका cos 2x, तो cos 2x का क्या होता है sin 2x, और साथ में x के साथ 2 है ना, तो 2 नीचे और 2 यहाँ पहले से था, तो इनको प्लस c, तो क्या हो गया x/2 प्लस sin 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्या है, रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में भी यूज होता है। जैसे हम डिफरेंशिएशन में कर रहे थे, तो आपको फार्मूला इनका ना देकर आपको बता रहा हूँ कि कैसे अप्लाई ही करना है।
तो अब क्या करते हैं कि जैसे थोड़ा बड़ा हो गया ना ये, आप देखने में आपको अजीब लग रहा है कि हम कैसे इनको सोल्व करें, ठीक है। तो क्या करो, इनको छोटा कर लो। छोटा करने का क्या तरीका है, हम 1 + y² जो है ब्रैकेट के अंदर, रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन जनरली फंक्शन ऑफ फंक्शन, आपको जब ऐसा दिखे ना कि इनका कुछ डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, इनका डिफ्रेंशिएशन कुछ इधर है, तो उस जगह पर हम यूज करते हैं। आपको क्वेश्चन करते करते आपको ध्यान में आ जाएगा कि कब हमें इस टाइप से करना है। हमने इनको u मान लिया, ठीक है। अब क्या करो, इनको y के रिस्पेक्ट में u और y ही है ना यहाँ पर दो वेरिएबल, तो इनके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो du/dy। तो ये क्या आ जाएगा, 1 तो आपका कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा, ये आपका 2y आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो du = 2y dy आ जाएगा, ठीक है। du = 2y dy आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। अब देखिए कि आपका कैसे बन रहा है ये फॉर्म। अब इनको क्या बोलोगे, √2 1 + y² को u मान लिया है, इंटू 2y dy क्या है हमारा, du है। तो अब देखो ये देखने में काफ़ी सिंपल हो गया। ये फॉर्म आपको पता है, काफ़ी आसानी से कर सकते हो। इनको u के पावर 1/2 du भी लिख सकते हो। तो इनको क्या करोगे आप, u के पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, ठीक है। तो आपका ये हो गया इक्वल टू, अब क्या करना है आपको, इनको पावर ऐड कर दो। तो u के पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2, और नीचे भी आपका क्या आएगा 3 और /2 आएगा, 2 को मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। तो ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल हो गया। तो और यहाँ पे साथ में क्या करो, एक कांस्टेंट c ऐड कर दो, ठीक है। तो अब एक चीज़ और, u आपने तो माना नहीं था ना कहीं पे, u आपने माना है और यहाँ पे u आ गया तो हम u का वैल्यू ही रख देंगे यहाँ पे। तो u का वैल्यू रखोगे तो वो क्या हो जाएगा 2, और u की जगह पे 1 + y² का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 + c, ये आपका आंसर हो गया। 2/3 इंटू 1 + y² का पावर 3/2 + c। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको कैसे करेंगे। सिमिलरली इसको भी आप यहाँ पे जो ये है ना रूट के अंदर ये 3 है, 3√z² + 1 है नीचे। तो देखो अब इनको क्या करो आप, लेट मान लो, यहाँ पर भी हमने एज्यूम ही किया था, लेट z² + 1 इक्वल टू आपका u मान लिया, ठीक है। तो अब इनको डिफ्रेंशिएट करो आप du/dz। तो ये आपका क्या होगा यहाँ पे 2z, ठीक है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो du इक्वल टू क्या हो जाएगा 2z dz, ठीक है। यहाँ पे du/dz किया तो ये क्या मिला आपको 2z प्लस कांस्टेंट है तो उनका डिफ्रेंशिएशन हुआ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब देखो आप इनको रिप्लेस कर दो, जहाँ पे 2z dz होगा वहाँ पे हम क्या दे देंगे du दे देंगे, और जहाँ पे z² + 1 है वहाँ पे हम u दे देंगे। तो ये फॉर्म अब आपका कैसा दिखेगा, 2z dz की जगह पे हम du कर देंगे, ठीक है, और √z² + 1 को u कर देंगे, यहाँ 3 है। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो du u के पावर 1/3, ठीक है। और सिंप्लीफाई करो तो आप ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन u के पावर -1/3, थोड़ा पावर को ऊपर लिख लो, -1/3, और ये आपका du। अब आप इनको सिंपल कर सकते हो कि कैसे करेंगे। देखो u के पावर -1/3 + 1 करते हो, यहाँ पे -1/3 + 1 करते हो, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। तो अब ये क्या आएगा आपका -1/3 प्लस जब 1 करोगे इनका एलसीएम लोगे तो ये 3 आ जाएगा, -1 यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब 2/3। तो यहाँ पर u के पावर क्या हो गया आपका 2/3, नीचे क्या आएगा आपका 2/3, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3 लिख दो, ठीक है, प्लस c है। अब u का वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो जहाँ जहाँ u है, तो ये क्या आ जाएगा 3, और u का वैल्यू क्या है आपका z² + 1/2 + c। तो और यहाँ पर पावर भी आ जाएगा, ठीक ना, u का वैल्यू पुट कर दिया z² + 1 और u का पावर क्या था 2/3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। अब क्या है यहाँ पर, इससे पहले सिर्फ ऐसे होता था आपका fx और यहाँ पर dx लगा हुआ होता था,
यहाँ पर ए और बी हम कुछ लिख रहे हैं। ये जो आपका होता है ये अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट होता है, और यहाँ पर जो बी है आपका लोअर लिमिट होता है। मतलब आप डिफरेंट क्यों बोल रहे हो, क्योंकि एक ना इनका फिक्स रेंज है। अगर आपका बी ये है तो आपका ये ए है, तो इसके बीच में ही आपका फंक्शन है, ठीक ना। ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, इनके बीच का ही फंक्शन है, तो हम इनको डिफिनिट बोलते हैं। अब जैसे देखो आपका फंक्शन है, अब आपने क्या किया, इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया। सपोज एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करने के बाद आपको आई मिला, ठीक है, आई ऑफ एक्स मिला। फिर आप क्या करोगे, एफ एक्स का मैंने बोल दिया कि सीधा कि कुछ फंक्शन था, उनका हमें रिजल्ट मिला, वो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स मिला। यहाँ पे अपर लिमिट बी लिखोगे और ए लिखोगे, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका हुआ, ठीक ना, कि हमने इंटीग्रेशन निकाल लिया। अब हम बी और ए का वैल्यू पुट करेंगे, तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस यहाँ पर लोअर लिमिट करते हैं। यहाँ पे प्लस सी लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें डिफिनिट वैल्यू निकाल रहे हैं। समझ में आ गया। फिर अब इसको देखो, अब यहाँ पे क्या है, बीच में एक सम हो रहा है, समेशन हो रहा है, अल्फ़ा ऑफ एफ एक्स प्लस बीटा ऑफ जी एक्स, जिसको इंटीग्रेट किया गया है डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप इनको ऐसे लिखोगे, अल्फ़ा वाला टर्म क्या है ना, कांस्टेंट, इनको बाहर, यहाँ पे आपका अल्फ़ा और बीटा क्या है, कांस्टेंट है, अल्फ़ा और बीटा जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो आप अल्फ़ा और बीटा को बाहर निकाल सकते हो, तो अल्फ़ा ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेशन प्लस बीटा इंटीग्रेशन जी एक्स, साथ में डी एक्स, यहाँ पर भी डी एक्स। तो इस तरीके से लिख सकते हो। और क्या है, लिमिट भी है ना, तो लिमिट भी ए बी और ए बी, इस टाइप से लिखोगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स है आपका। तो अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि मैं लिमिट का ना चेंज कर दूँ, बी यहाँ अपर है ना, बी को लोअर बना दूँ, तो आपको क्या करना होता है, एक साइन लगाना पड़ता है, ठीक ना, एक नेगेटिव साइन आ जाता है, फिर आप ए और बी बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इसको एक इंटरमीडिएट टर्म भी लिमिट में ऐड कर सकते हो। वो कैसे, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बी रहने दे रहे हैं, एक हम सी वैल्यू लेकर आ गए, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स प्लस, फिर इंटीग्रेशन हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, सी कर दिया, और यहाँ पर हमने ए कर दिया। ये हो गया मेरा एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे जो आपका सी है, सी भी आपका क्या है, लिमिट ही है, लेकिन ये जो सी आपका इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट लिमिट है ये आपका बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपका था ना, ए और बी था, इनके बीच में कहीं, बीच में बोल लो, या ए और बी के बीच में कहीं लाइक कर रहा होगा, वो आपका इंटरमीडिएट लिमिट यहाँ पर सी है। तो हम इनको यूज करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, तो आपको और बेटर समझ आएगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू अब आपको समझाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है। पहला जो है 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो पहले जैसे इंडेफिनिट में करते थे बस वैसे ही कीजिए। तो इनका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x³/3, ठीक ना। यहाँ पे बस c आपका कांस्टेंट टर्म नहीं लिखना होता है। अब यहाँ पर लिमिट क्या लगाओगे, 1 से 2। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, या नहीं तो 1 लाइन भी करके, दोनों सेम ही रिप्रेजेंट करता है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या रखना है आपको, 2, तो 2 का क्यू डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, माइनस आपका क्या हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट, तो 1 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या आया 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/3, तो ये क्या आया आपका 7/3 आंसर पहले का। दूसरे का देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 करना है आपको, ax² प्लस bx प्लस c इंटू डी एक्स है। तो इसको कैसे करोगे, पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा, 0 से 3 ax² dx प्लस bx dx, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 3, फिर प्लस 0 से 3
सी डी एक्स। अगर आप कंफर्ट हो तो आप बिना ब्रैकेट ओपन करे हुए भी आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर देखते ही बोल सकते हो यहाँ इनका क्या होगा इंटीग्रेशन। तो चलो यहाँ पर हम x के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा इनका, ठीक है, लिमिट 0 से 3 प्लस। अब यहाँ पर क्या करोगे आप बी एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 3, फिर यहाँ पर सी डी एक्स है, सी तो आपका कांस्टेंट है, ए बी और सी इस क्वेश्चन में क्या है, कांस्टेंट है, ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, तो हम कांस्टेंट्स को बाहर कर देते हैं, तो यहाँ पर सी बाहर हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का क्या होता है आपका x होता है, यहाँ पे लिमिट 0 से 3, जब आप पुट करोगे यहाँ पे अपर लिमिट x सब में है, ठीक है, तो अपर 3 का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर b इंटू 3 का स्क्वायर, यहाँ पे c इंटू 3, और जो लोअर लिमिट है 0 x डालोगे 0 कर देगा, फिर इसको भी 0 कर देगा, और यहाँ पर भी 0 डालोगे 0 कर देगा, मतलब सिर्फ अपर लिमिट से ही मिलेगा। तो वो क्या मिलेगा आपका, यहाँ पर 3 करोगे तो 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 है, तो मतलब 9a, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 9a, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा 9/2 प्लस 9/2b प्लस, और यहाँ पे क्या होगा 3c। तो ये आपका आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ जल्दी से आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले e के पावर x का निकालोगे, तो वो क्या होगा, e के पावर x इंटीग्रेशन में आ जाएगा, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1, तो ये आपका क्या देगा आपको, अब वैल्यू पुट कर दो, e के पावर 1 माइनस फिर e के पावर -1, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, e के पावर 1 तो 1 हो गया, -1/e, तो आपका ये आंसर हो गया थर्ड का। अब फोर्थ में क्या है, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन आपको करना है, तो cos x का क्या होता है, साइन, cos x का साइन x, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट का वैल्यू क्या है आपका π/2 से -π/2, तो आप लिमिट पुट कर दो, तो साइन π/2 माइनस साइन माइनस ऑफ π/2, तो ये हो गया आपका साइन π/2। अच्छा साइन क्या है आपका -π/2 है ना, साइन माइनस थीटा होता है, तो किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहाँ पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है आपका, तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस आपका, एक माइनस है, एक माइनस और आ गया आपका माइनस प्लस साइन π/2, और साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है 1 + 1 = 2। अब फिफ्थ देखिए, इनको x के रिस्पेक्ट में करना है, dx है, तो क्या होगा आपका सेक स्क्वायर x का क्या होता है 10x होता है ना, तो ये आपका आ जाएगा 10, और x के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3x + 6, और फिर डिफ्रेंशिएशन करोगे 3x का, तो क्या आ जाएगा नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है, और लिमिट क्या लगाना है 0 से 10, तो 1/3 तो आपका कांस्टेंट वैल्यू है, इनको आप बाहर निकाल लो, फिर क्या हो जाएगा 10, और x के जगह पे 10 डालोगे 30 + 3 36, फिर माइनस लोअर लिमिट में यहाँ पे 0 पुट करोगे, तो 10 क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का 1/3 10 36 माइनस 10 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सॉल्व द इंटीग्रल, क्या है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई साइन स्क्वायर x dx है ना, साइन स्क्वायर x को आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में चेंज करो, वो 1 - cos 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 × dx, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब इनको ऐसे भी लिख सकते हो आप 0 से पाई 1/2 dx माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 × dx, इसको भी इंटीग्रेट 0 से पाई सेपरेट कर लो, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर 1 है ना, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो इसका हो जाएगा x/2 लिमिट पाई से 0 माइनस cos 2x का क्या होता है साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, और नीचे 2 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा 0 से पाई, ठीक है। अब लिमिट पुट का वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ π/2 माइनस 0/2, ठीक है, माइनस,
अब इनका क्या होगा, साइन यहाँ पर क्या करो, 1/4 कांस्टेंट है ना, इनको बाहर कर लो, ठीक है। तो अब साइन 2 पाई माइनस साइन 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका π/2 माइनस 1/4, साइन 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 0, और साइन 2 इंटू 0 करोगे 0 होगा, इनका भी वैल्यू 0 होता है, तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो सिर्फ π/2 बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 का π/2। अब देखो क्या है, इंटीग्रेशन gmm/x² इंटू dx। यहाँ पर आपका g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मास, और ये भी आपका मास ही है, ये तीनों टर्म कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, तो gmm बाहर आ गया आपका। इंटीग्रेशन क्या है, r से इन्फिनिटी 1/x² dx, ठीक है। तो gmm लिमिट r से इन्फिनिटी 1/x² का इंटीग्रेशन क्या आता है, इसको आप x के पावर -2 dx लिख दो। वैसे आपको याद कर लेना इनको, dx का जो आता है इंटीग्रेशन वो, ठीक ना, -1/x आता है, ठीक है। अभी अभी कर मैं बता दे रहा हूँ, ये टर्म ज़्यादा आता है आपके यूज में। तो यहाँ पर क्या करोगे, इंटीग्रेशन x के पावर -2 + 1, ठीक है। यहाँ पर भी -2 + 1 लिखोगे, लिमिट इन्फिनिटी से r, ये टर्म तो आपका कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा gmm, यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर -1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस आ जाएगा नीचे, तो माइनस तो आप इधर लिख दो, x के पावर माइनस है ना 1/x लिख दो। तो ये टर्म अगर आपको याद रहता तो इनके जगह पे डायरेक्ट आप क्या लिख सकते थे, -1/x, और यहाँ पे लिमिट r से इन्फिनिटी, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा -gmm। तो सॉरी, माइनस हमने पहले ही बाहर कर लिया है, तो 1/x है, तो यहाँ पे क्या अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट क्या लिखोगे 1/∞। अच्छा 1/∞, इन्फिनिटी अपने आप में बहुत बड़ा वैल्यू होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/∞। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा -gmm/r। अब हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक कैलकुलस के अंदर एरिया अंडर कर्व है। अब देखिए एरिया अंडर कर्व को समझने का कोशिश करते हैं। एक कर्व दे दिया गया है y = 2x, ठीक है। अब इनको आप प्लॉट करो तो क्या होगा, जब आपका x 0 तो y 0 ओरिजिन, फिर जब आपका x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू 2 होगा, x आपका 1 है तो y का वैल्यू कहीं यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब जब आपका x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू आपका क्या है 4 है, तो कुछ यहाँ आएगा। तो हम यहाँ पर इनका एक कर्व प्लॉट कर लेते हैं कि क्या होता है, दोनों पॉइंट को मिला दो, ठीक है ना, दो लाइन मिल, दो हमारा पॉइंट मिले, कोऑर्डिनेट मिल गया, तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमने तो यहाँ पे 3 निकाल लिया है, तो कुछ ये आपका जो लाइन होगा ये आपका बताएगा y = 2x, ठीक है। अब क्या है कि आपसे पूछा गया है कि एरिया निकाल लिया, y = x dx, ठीक है। आपको एरिया निकालना है 1 से 2 तक के बीच में कितना एरिया है। ये कोऑर्डिनेट आपका क्या है y4 है, तो आप कैसे निकालोगे। अच्छा ये आपको एरिया, ये वाला पोर्शन का आपको एरिया निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको एरिया निकालना है। एक तो आप यहाँ पे एक ट्रायंगल देख रहे हो, वो ट्रायंगल कैसे आपको इनका एरिया निकालोगे, ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ इंटू बेस क्या है 2 इंटू हाइट कितना है 4, यहाँ से आप क्या बोल दोगे 4 यूनिट आपका एरिया आएगा। ये तो देखने में सिंपल था, हमने निकाल दिया। अब इनको हम कैलकुलस में एरिया अंडर कर्व में कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे y इंटू जो dx है ना, ये आपको एरिया दे रहा है ना, ये भी आपको y इंटू dx भी आपका क्या देगा, एरिया देगा। अब देखो y के जगह पे आप वैल्यू पुट करो, कितना पुट करना है आपको 2x, y की जगह पे 2x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन। अब कहाँ से कहाँ करना है आपको, 0 से 2 करना है ना, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ना ओरिजिन से, तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, इनको आप इंटीग्रेट करो तो ये क्या आ जाएगा 2
एक्स डी एक्स 2 कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो एक्स का क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट क्या करना है 0 से 2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 तो बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 बाय 2, 2 से 2 कट गया, आपका 4 यूनिट्स मिला। तो देखो दोनों जगह से सेम ही निकला। तो आपका जो y इंटू डी एक्स जो है ना, ये किसको बताया, एरिया को बताया। जब हमारे पास एक ऐसा कर्व होता है जब हम वहाँ पे रिलेट नहीं कर सकते एकदम बेसिक अपना मैथमेटिक्स लगाकर कि एरिया कैसे निकालेंगे, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एरिया अंडर डी एक्स इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन करता है क्या, छोटा छोटा पार्ट को ऐड करता है। अब देखिए समझिए यहाँ पर हुआ क्या, ये आपका y है ना, ये लेंथ आपका यहाँ से लेकर ये वाला ये 4 जो है ये आपका लेंथ हुआ, ठीक है। अब dx क्या है, ये dx पार्ट क्या है, dx आपका क्या है, ये dx है, ठीक है। अगर हम क्या करें छोटा छोटा सा dx, ये dx हुआ, छोटा छोटा पार्ट हुआ आपका dx का, ये वाला dx हुआ, ये वाला हुआ आपका, ये सब क्या है छोटा छोटा dx। अगर हम dx यहाँ से ये इन सब को dx करके ऐड करते रहे, y को हमने फिक्स कर दिया, y को हमने फिक्स कर दिया और dx को हम ऐड करते जाए तो हमें क्या दे देगा, वो एरिया दे देगा हर एक जगह का। अब इतना दूर का आपको एरिया निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ठीक ना, ये कोई स्लोप है, ये हमारा dx है, हमें इतना दूर का एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे y इंटू डी एक्स करोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा ना। तो इस तरीके से हम एरिया निकालते हैं। अभी इसके ऊपर और आपको एक एग्जांपल करवाते हैं और समझ आएगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं क्या ले रहा हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ, ठीक है। अब इनका ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर का कर्व कुछ ऐसे ही बनता है, ठीक है। ये कर्व क्या दिया मुझे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको निकालना है 1 से, ठीक ना, जब x 1 है और जब 3 है उसके बीच का एरिया। सपोज यहाँ पे आपका 3 मार्क हुआ है, ये आपका 1 हुआ, इसके बीच का आपको एरिया निकालना है। तो आप एरिया कैसे निकालो, अब यहाँ पे आप ऐसे तो नहीं कर सकते हो ना, इतना दूर का एरिया प्लस इतना दूर का एरिया, तो ऐसे तो नहीं निकाल सकते हो। तो अब इस केस को कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, हम एरिया ऐसे निकालेंगे इंटीग्रेट करके। यहाँ से हमने एक एलिमेंट लिया dx, ठीक ना, dx को कहाँ तक लेके चलना है हमें 1 से 3 तक, और y के साथ उनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो y इंटू डी एक्स करो आप, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या है आपका एक्स स्क्वायर के टर्म में है, और यहाँ पे dx, और लिमिट dx का कहाँ, dx का लिमिट कहाँ तक 1 से लेकर 3 तक, यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे 3 कर दो। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है आपका इंटीग्रेशन, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3, लिमिट 1 से 3 लगा दो, तो ये क्या आ गया आपका 9। यहाँ पे करोगे 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, एक 3 चला गया 9, माइनस जब 1 पुट करोगे तो 1/3 आएगा आपका। तो ये वैल्यू आपको कितना देगा, एलसीएम लोगे 3, ये 27 माइनस 1, ये आपको 26 डिवाइडेड बाई 3 यूनिट्स मिलेगा। देखिए जब हम क्या करते हैं dx लेते हैं ना, तो ये वाला आपका dx हो गया, तो एरिया जैसे लेते हैं ना तो कुछ पार्ट हमारा रह जाता है, वो पार्ट ना निग्लिजिबल होता है, तो उनसे कुछ ज़्यादा एरिया पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आप सिमिलरली इस टाइप से dx स्क्रिप्ट लेकर कहाँ से कहाँ लिमिट है वो लगा दो और यहाँ पे y का वैल्यू डाल दो। तो इस तरीके से एरिया अंडर कर्व से आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल वेलोसिटी दे दिया गया है। वेलोसिटी जो है यहाँ पे आपका फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक ना, टाइम के बढ़ने घटने से वेलोसिटी भी बढ़ेगा घटेगा। वेलोसिटी इक्वल टू t² प्लस 2 दे दिया गया है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब वेलोसिटी और टाइम से डिस्टेंस कैसे निकालोगे, आपको यहाँ पे एक हिंट दे दिया गया कि डिस्टेंस जो होता है वो एरिया अंडर वेलोसिटी एंड टाइम देता है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लॉट करूँगा x² प्लस 2, ठीक ना, इनका ग्राफ मतलब 2 से कि कुछ इस टाइप से होगा। तो ये अगर आपका वेलोसिटी है, ये आपका टाइम है, तो टाइम इंटरवल कहाँ फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब 0 से अगर 2 सेकेंड का बात करें तो ये आएगा। तो ये जो आपका एरिया आएगा, ठीक ना, वो एरिया क्या आएगा v dt आएगा, ठीक ना, जो कि हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा।
आपको फार्मूला में बता दिया गया है, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो कि वेरीफाई कर सकते हो, दो चीज़ का मल्टीप्लाई करो। कैसे? यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस का क्या होता है आपका यूनिट मीटर। सेकंड से सेकंड चल गया मतलब मीटर, यहाँ से भी बोल सकते हो भी, और जब हम टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आप सोल्व कर लो। यहाँ पे डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन, वेलोसिटी क्या दे रखा है t² + 2 × dt, और लिमिट कहाँ से लगाना है, लोअर लिमिट, फर्स्ट 2 सेकेंड बोल रहा है। डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड, तो फर्स्ट 2 सेकेंड 0 से 2 सेकेंड के बीच में लिमिट लगा दो, तो आपका क्या आ जाएगा, इनका t³ आ जाएगा इंटीग्रेशन, और इनका 2t आ जाएगा। आपको क्या करना है, लिमिट पुट करना है 0 से 2 में। तो पहले में क्या हो जाएगा 8/3 माइनस 0/3, फिर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4 माइनस 0, तो ये आपका आ गया 8/3 + 4, तो ये आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये 3 आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 22/3। क्या मिस्टेक हो गया इसमें, तो यहाँ पे आप एलसीएम 8/3 + 4, ठीक है, तो आपका ये वैल्यू क्या आ जाएगा, एलसीएम 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3 से करोगे तो आपका 12 आएगा, ये 12 आएगा, तो ये कितना है आपका 20/3 यूनिट्स। डिस्टेंस है ना, तो ये तो इतना मीटर आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आप एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन कर पाओगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एवरेज वैल्यू हम कैसे किसी इंटरवल के बीच निकालते हैं। क्या है, एवरेज वैल्यू बिटवीन एन इंटरवल y = fx, एक कोई फंक्शन दिया है, ठीक ना, y और x में, तो आपसे क्या है, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ y बिटवीन x = a to x = 1। तो एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, मैं ड्राइव नहीं करूँगा कि ये कैसे रिलेशन आता है। तो जो y एवरेज होता है, एवरेज को हम इस टाइप से डिनोट भी करते हैं, ठीक ना, इस टाइप के ब्रैकेट से। तो y एवरेज का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे fx dx होता है, और लिमिट कहाँ से कहाँ लगाना है, x = a से b, तो x = a से b, नीचे डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका dx, ठीक है, और वो क्या होता है आपका, यहाँ भी लिमिट लगता है a से b। ये फार्मूला है आपका, आप इनको ध्यान में रखेंगे। अब एक एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल एक दे दिया गया है y = x², ठीक है, जिसका कर्व कैसे होगा, कुछ ऐसा कर्व होगा, और आपको दे दिया गया है कि आप 1 से 2 के बीच में एवरेज वैल्यू निकालिए। अब जैसे ये फंक्शन है, ये कर्व प्लॉट हुआ, इनका एवरेज वैल्यू, इनका मिड वैल्यू कहाँ आ रहा है इसमें, तो आपको पता नहीं है ना, वो यहाँ आ रहा है या यहाँ आ रहा है या यहाँ आ रहा है, तो वो देखिए हम कैसे निकालते हैं। तो यही अपना फार्मूला है, तो यहाँ से इस पर पुट कर दो, y का एवरेज वैल्यू निकालना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, लोअर लिमिट 1 से अपर लिमिट 2, fx के जगह पर x² और dx डिवाइडेड बाय dx क्या है, x में लिमिट है ना, तो वहाँ पर वो चीज़ dx होता है। अगर y के साथ कर्व होता तो यहाँ पे dy आ जाता, तो लिमिट भी आपको फिर y में होता। फिर यहाँ पे नीचे क्या होता है आपका dx, तो ये नीचे dx दोगे और लिमिट 1 से 2 दोगे, तो आप इसको इंटीग्रेट करो, तो ये वैल्यू क्या आता है आपका x³ डिवाइडेड बाय 3 लिमिट 2 से 1, और नीचे क्या है dx का क्या आता है आपका x आता है 1 लिमिट लोअर 1 अपर 2। तो इनको कैलकुलेट करो, तो ये वैल्यू आपका कितना आता है 2 का पावर 3, तो 8/3 माइनस, जब 1 दोगे तो 1/3, नीचे क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 - 1, मतलब 1 आएगा, और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7/3, और नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 डिवाइड करोगे 7/3 में, कोई चेंज नहीं आएगा, तो आपका आंसर आएगा 7/3। जो y का आपका एवरेज वैल्यू आएगा वो 7/3 आंसर आएगा। अब देखिए क्या है, एक करंट का आई यहाँ पर करंट को बता रहा है, ठीक ना, करंट का ये फंक्शन है I0 sin ω t, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बिटवीन एन इंटरवल 0 से π/ω। तो ये जब आप AC पर होगे क्लास 12th में, तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि इनका एवरेज वैल्यू क्या होता है, और उस टाइम पर बच्चे डायरेक्ट इनको याद कर लेते हैं। तो अभी समझ लो कि वो कैसा होता है, जब हम 12th में जाएंगे तो हम फिर दोबारा से देखेंगे इनको। तो इनका एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ठीक ना, करंट का आपको एवरेज वैल्यू निकालना किस में है,
यहाँ पे करंट आपका फंक्शन ऑफ टाइम में आई डी टी, तो नीचे भी क्या हो जाएगा डी टी। लिमिट लगाना है कहाँ से, 0 से पाई बाय ओमेगा, और यहाँ पर भी 0 से पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे करंट का वैल्यू लिख दो, क्या दिया है फंक्शन, आई नोट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी टी। इसका लिमिट है 0 से पाई बाय ओमेगा, और इसका लिमिट है आपका कितना, 0 से पाई बाय ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पर डी टी, साइन डी टी को के साथ डी टी। अब आई नोट क्या है, यहाँ पर आई नोट इंस्टेंटेनियस करंट होता है जो कि कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो ये अपना बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस लिमिट से आई नोट को बाहर कर दो। अब देखो साइन ओमेगा टी का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, साइन का क्या होता है कॉस, वो क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। अब देखो टाइम का फंक्शन है, बीच में क्या है आपका ओमेगा, आपका कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ओमेगा। अब लिमिट क्या लगाओगे, 0 से पाई बाय ओमेगा लगाओगे। ठीक है, और यहाँ पर और नीचे में क्या आ जाएगा आपका डी टी का टी आ जाएगा, फिर टी में लिमिट लगाओगे तो पाई माइनस ओमेगा माइनस 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आप इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है आपका आई नोट। ठीक है, फिर इनको आगे सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा ना, इनको एक साथ लिख दो कांस्टेंट वैल्यू को, आई नोट ओमेगा बाय पाई। अब यहाँ पे लिमिट लगा दो, और ये क्या है आपका ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट है ना, तो ओमेगा को भी आप बाहर निकाल दो। तो अब क्या बच गया माइनस, और ना माइनस साइन को भी बाहर निकाल दो। ठीक है, तो अब अपर लिमिट क्या लगाओगे, यहाँ पे टाइम के जगह पे पाई बाय ओमेगा दोगे, तो पाई बाय यहाँ पर ओमेगा दोगे तो ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, तो बचेगा आपका कॉस पाई। ठीक है, माइनस, फिर अब अपर लिमिट लगा दिया, लोअर लिमिट यहाँ पे टाइम का 0 दोगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस कॉस 0। ठीक है, अब देखो इस ओमेगा से ये ओमेगा चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस आई नोट पाई। अब कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, कॉस 180 डिग्री। अब देखो कॉस का क्या कर्व होता है आपका, तो कॉस यहाँ पे क्या होता है आपका पाई बाय 2, और यहाँ पर क्या होता है कॉस आपका पाई होता है ना, तो ये वैल्यू आपका -1 हो गया, ये आपका -1 हो गया। और कॉस 0 क्या होता है आपका 0 पे 1 होता है, तो -1 हो गया, तो ये वैल्यू आपका क्या हो गया -2 हो गया, -2 और एक माइनस पहले से है, तो ये क्या हो गया 2 आई नोट बाय पाई हो गया। तो आपका एवरेज वैल्यू इनका क्या निकलेगा 2 आई नोट बाय पाई आएगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया जाए, एक सिंपल क्वेश्चन भी कर देखते हैं, y = 2x + 3 एक है, और आपको y का एवरेज वैल्यू निकालना है जो इंटरवल दे दिया हुआ है बिटवीन 0 से 1। ठीक है, तो इनको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो y का एवरेज लोगे तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन 0 से 1 2x + 3। ठीक है, x के साथ है dx, नीचे में तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 से 1 यहाँ पर dx। ठीक है, तो अब इनको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2x² / 2 - 3x, और नीचे क्या हो जाएगा आपका dx का x 1 - 0 लिमिट पुट करने पर, और यहाँ पर क्या होगा 0 से 1, तो ये तो 1 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पर लिमिट पुट करोगे, जब आप 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2 से 2 चला जाएगा 1 माइनस, और जब यहाँ पे 1 डालोगे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका प्लस है। ठीक है, अब जब यहाँ पे 1 डालोगे तो ये 3 हो जाएगा +3, और जब 0 डालोगे ठीक है तो आपका 0 आ जाएगा, नीचे आपका 1 है, तो ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आंसर मिलेगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, इनका एवरेज वैल्यू 0 से 1 पूछा गया, वो वैल्यू क्या आता है 4 आता है, और ये आपका साइनोसोडल एक आपको एक इक्वेशन दे गया था, तो उनका आपको एवरेज वैल्यू निकालना था, तो वो क्या है 2 आई नोट डिवाइडेड बाय पाई। तो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर जितना भी हमारा पार्ट था, एलजेब्रा था, ट्रिग्नोमेट्री था, कैलकुलस था,
हमने सीरीज देखा है, एपीजीपी देखा, तो ये सारे यूज में आएंगे। अब नेक्स्ट हमारे सेक्शन में वेक्टर स्टार्ट होगा। वेक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम स्केलर एंड वेक्टर हम देखेंगे। फिर उनके बाद हम फर्दर अपना फिजिक्स का ये सारे चीज़ अभी जो हम पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर, ये हमें फिजिक्स को समझने के लिए ना हम टूल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि ताकि हम फिजिक्स को काफ़ी आसानी से समझ पाए और उनके क्वेश्चन को हम डील कर पाए। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप वेक्टर देखेंगे। थैंक यू।